हैदराबाद और भारत में युद्ध न हो, इसकी आखिरी कोशिशें जारी थी। लॉर्ड माउंटबेटन के भारत छोड़ने की तारीख 21 जून 1948 तय हुई थी। माउंटबेटन चाहते थे कि उनके जाने से पहले भारत और हैदराबाद में झगड़ा खत्म हो जाए, लेकिन 14 जून की रात को हुई बैठक में लायक अली ने 4 नई मांगें माउंटबेटन के सामने रखी, जिनमें एक ये थी कि भारत सरकार केवल तभी हैदराबाद में सेना भेज सकेगी जब देश की सुरक्षा पर खतरा हो। शांति के लिए कैबिनेट ने उसी रात ये मांगें भी मान ली, लेकिन 2 दिन के भीतर ही निजाम ने फिर से नए मसौदे पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और 4 नई और मांगें सामने रखी। अगले दिन निजाम ने किसी भी हालत में भारत की फौज को हैदराबाद में आने की अनुमति देने से मना कर दिया। उसी दिन प्रधानमंत्री नेहरू ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की कि निजाम से बातचीत टूट गई है। जैसा कि शक था, पिछले साल भर से निजाम और उसके मंत्री केवल भारत सरकार का समय बर्बाद करने के लिए बातचीत कर रहे थे। 21 जून 1948 को लॉर्ड माउंटबेटन अपना बेहद ऐतिहासिक गवर्नर जनरल का कार्यकाल पूरा कर दिल्ली से लंदन चले गए। उनकी जगह नए गवर्नर जनरल बने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। हैदराबाद से आने वाली सूचनाएं बिल्कुल भी सुखद नहीं थी। निजाम की मंत्रिपरिषद के एक सदस्य जे.वी. जोशी ने जालना, औरंगाबाद, परभनी और नांदेड़ जिलों में रजाकार सेना के हिंदुओं पर अत्याचारों से दुखी होकर इस्तीफा दे दिया। जोशी ने जब लोहा क्षेत्र में छुपकर दौरा किया तो उन्होंने पाया कि रजाकारों के एक हमले में वहां ब्राह्मणों की आंखें निकाल ली गई थी, महिलाओं पर बलात्कार किए गए थे और घरों को जला दिया गया था। सच तो यह है कि पूरी रियासत में दमन का चक्र चल रहा था। 24 अगस्त को बॉम्बे क्रॉनिकल अखबार ने लिखा कि पठान और अरब रजाकार गुंडों ने महिलाओं को अगवा किया और निर्वस्त्र कर उन्हें बीदर और रायचूर के बाजारों में घुमाया। इस समय तक 21,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता निजाम की जेलों में बर्बर यातनाओं का सामना कर रहे थे। इनमें आर्य समाजी भी थे, कम्युनिस्ट भी और कांग्रेसी भी। ऐसी खबरें थी कि सिडनी कोटन नाम का एक ऑस्ट्रेलियन नागरिक हैदराबाद रियासत को हथियारों की अवैध तरीके से सप्लाई कर रहा था। उसके हथियार लेकर शाम को कराची से जहाज उड़ते और रात को बीदर और वारंगल के हवाई अड्डों के पास ये हथियार गिराए जाते। इसी समय ये भी पता चला कि पाकिस्तान सरकार ने हैदराबाद से जो 20 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, उसकी राशि को बैंकों से निकालना शुरू कर दिया है। इसके जवाब में भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर हैदराबाद सरकार द्वारा भारत में अपनी सिक्योरिटीज को भुनाने पर रोक लगा दी। साथ ही हैदराबाद को सोने चांदी के निर्यात पर भी रोक लगा दी गई। 17 अगस्त 1948 को लायक अली ने नेहरू को लिखा कि भारत द्वारा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को तोड़ने के कारण हैदराबाद ने यूएन न जाने का फैसला किया है। पंडित नेहरू ने जवाब में लिखा कि हैदराबाद भारत का घरेलू मामला है और इस मामले में कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू नहीं होता। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के शीर्ष अधिकारी ने भारत सरकार के अधिकारियों को खबर दी कि निजाम ने अमेरिकी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मध्यस्थता की गुजारिश की है, जिसे ठुकरा दिया गया है। हद तो तब हो गई जब 28 अगस्त को हैदराबाद ने भारत सरकार से यूएन जाने के लिए हवाई सेवा देने के लिए लिखा। इस मांग को जाहिर है ठुकरा दिया गया। इसके बाद नवाब मोइन नवाज जंग के नेतृत्व में हैदराबाद से एक प्रतिनिधिमंडल कराची और फिर वहां से संयुक्त राष्ट्र संघ के दफ्तर गया। हैदराबाद में हिंदू जनता पर अत्याचार की खबरें अब इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें दरकिनार करना संभव नहीं था। 31 अगस्त को गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने निजाम से रजाकार सेना को बैन करने की और भारत की सेना को फिर से सिकंदराबाद में तैनात होने देने की मांग की, ताकि रियासत की हिंदू जनता को डर के साए में न जीना पड़े। जवाब में निजाम ने लिखा कि उसके राज में हिंदू जनता पर कोई खतरा नहीं है और अगर कुछ होता भी है तो उसके अपने सैनिक हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं।
हैदराबाद के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की मांग पिछले एक साल से हो रही थी। सेना की दक्षिणी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल गोडार्ड ने तो फरवरी में ही सैनिक कार्रवाई की सलाह दी थी। एक तरह से तभी से सैनिक तैयारियों का सिलसिला जारी था और भारत सरकार ने कई गोरखा बटालियनों को भर्ती करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन असल तैयारी जुलाई 1948 के बाद से शुरू हुई, जब निजाम की रजाकार सेना और भारत की सैन्य टुकड़ियों के बीच सीमाओं पर झड़पें तेज हो गई। जुलाई 1948 में रजाकार सेना ने भारतीय क्षेत्र के नानज में भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 6 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। 6 सितंबर को भारतीय क्षेत्र के चिल्लाकल्लू गांव के पास सेना की एक पोस्ट पर रजाकारों ने भारी हथियारों से हमला किया। जब भारतीय सेना ने पूना हॉर्स का एक स्क्वाड्रन और 2x5 गोरखा राइफल्स की एक टुकड़ी को स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा, तो उन पर भी फायरिंग की गई। इसके बाद पूना हॉर्स के टैंक्स ने रजाकारों को रियासत के गांव के भीतर तक खदेड़ दिया, जहां हैदराबाद लांसर्स की बख्तरबंद गाड़ियों से उनका मुकाबला हुआ। थोड़ी सी लड़ाई के बाद पूना हॉर्स ने हैदराबाद की एक बख्तरबंद गाड़ी को नष्ट कर दिया और हैदराबाद की सेना की पूरी छावनी को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। 10 सितंबर को हैदराबाद से पश्चिमी देशों के सभी नागरिकों को निकाल लिया गया। इससे पहले 9 सितंबर को भारत सरकार हैदराबाद में सेना भेजने का निर्णय ले चुकी थी और इसके आदेश जारी कर दिए गए थे। जैसे ही यह आदेश सेना की दक्षिणी कमान को मिला, युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी गई। 11 सितंबर 1948 को पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना की कराची में मृत्यु हो गई। उसी दिन भारत सरकार ने हैदराबाद को लिखा कि हैदराबाद में जंगल का कानून नाफिज है और यहाँ बहुसंख्यक वर्ग की दयनीय हालत को देखते हुए भारत सरकार जो भी कदम उठाएगी उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह हैदराबाद रियासत की होगी। हैदराबाद से सीधी लड़ाई में भारत की जीत होगी, इस बारे में तो किसी को भी संदेह नहीं था, पर सरकार के एक गुट का मानना था कि अगर लड़ाई लंबी खिंची तो रियासत की हिंदू जनसंख्या को सांप्रदायिक नरसंहार झेलना पड़ सकता है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में शेष भारत में बड़े पैमाने पर दंगे हो सकते हैं। कुछ का मानना था कि पाकिस्तान की सेना हैदराबाद की सहायता के लिए आ सकती है। ऐसी भी अफवाहें थी कि हैदराबाद के लड़ाकू विमान बम्बई, मद्रास और कलकत्ता पर बमबारी कर सकते हैं। कुछ ब्रिटिश अखबारों और अधिकारियों का कहना था कि हैदराबाद के अरब मूल के जनरल अली द्रूस एक मंझे हुए जनरल हैं, जिनके हाथ में एक नागरिक सेना भी फ्रेंच फॉरेन लीजन की तरह बहादुरी और निपुणता से लड़ेगी। टाइम मैगजीन का ख्याल था कि अगर भारत ने हैदराबाद पर हमला किया तो रजाकार रियासत के हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे, जिसके जवाब में पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क जाएंगे। भारत की थल सेना के अध्यक्ष सर रॉय बुचर का मानना था कि अभी कश्मीर में युद्ध चल रहा है, इसलिए भारत को अभी हैदराबाद पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। इन सब बातों और अफवाहों के बीच 13 सितंबर 1948 को भारत सरकार ने इमरजेंसी लागू कर दी और हैदराबाद रियासत पर आक्रमण के अंतिम आदेश जारी कर दिए गए। हैदराबाद रियासत की शेष भारत से 644 किलोमीटर सीमा लगती थी। इस सारे बॉर्डर को सील करना आसान नहीं था। साथ ही कश्मीर में भारत पाकिस्तान युद्ध भी चल रहा था, जिसमें मेजर जनरल थिमैया के बहुप्रतीक्षित समर ऑफेंसिव के लिए कश्मीर के पुंछ और लेह सेक्टर्स में नए सैनिकों को भेजा जा रहा था। जब 1948 की शुरुआत में भारतीय सेना को हैदराबाद पर आक्रमण की योजना बनाने का निर्देश मिला, तो उस समय लेफ्टिनेंट जनरल EN गोडार्ड सेना की दक्षिणी कमान के कमांडर इन चीफ थे। उन्होंने 2 तरफा आक्रमण की योजना का सुझाव दिया, जिसे गोडार्ड प्लान कहा गया। गोडार्ड प्लान के अनुसार एक सेना पूर्व में विजयवाड़ा से हमला करती और दूसरी पश्चिम में शोलापुर से। जब ब्रिगेडियर JN चौधरी दिल्ली में आर्मी हेडक्वार्टर में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, तो उनकी देखरेख में हैदराबाद हमले का प्लान ऑपरेशन पोलो तैयार किया गया। उन्हें जल्दी ही मेजर जनरल के रूप में प्रमोशन देकर पहली आर्मर डिवीजन का जनरल ऑफिसर कमांडिंग नियुक्त किया गया। उनके साथ इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी सेना की दक्षिणी कमान के कमांडर इन चीफ
लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह जी और मद्रास क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग या जीओसी मेजर जनरल अजित अनिल रुद्र पर थी। लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह जी नवानगर रियासत के राज परिवार से आते थे। उन्होंने 1921 में रॉयल मिलिट्री अकादमी सैंडहर्स्ट से ट्रेनिंग हासिल की थी। वो 1941 में लीबिया में एरविन रोमेल की अफ्रीका कोर्ट के खिलाफ दूसरे विश्व युद्ध में बहादुरी दिखा चुके थे। 1953 में जनरल करियप्पा के रिटायरमेंट के बाद उन्हें भारत का दूसरा थल सेना अध्यक्ष बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। मेजर जनरल जयंतनाथ चौधरी बंगाल के प्रतिष्ठित परिवार से थे। उनकी दादी रविंद्रनाथ टैगोर की बहन थी और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली देविका रानी उनकी चचेरी बहन थी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी जयंतनाथ चौधरी के नाना थे। जयंतनाथ ने भी सैंडहर्स्ट मिलिट्री अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त किया था, जहां बाद के पाकिस्तान के जनरल अयूब खान उनके बैचमेट हुआ करते थे। चौधरी दूसरे विश्व युद्ध में सूडान, एरिट्रिया, अबिसीनिया, बर्मा और इंडोनेशिया में लड़ चुके थे और करियप्पा और थिमैया के बाद आज़ादी से पहले के केवल तीसरे भारतीय ब्रिगेडियर थे। बाद में उन्हें भारत के छठे थल सेना अध्यक्ष बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ। मेजर जनरल रुद्र भारतीय सेना के सबसे तजुर्बेकार सैनिक थे। उनके पिता दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज के पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे। जब रुद्र लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया और वो ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हो गए। वो पहले विश्व युद्ध में फ्रांस और बेल्जियम में लड़ाई में हिस्सा ले चुके थे और किंग्स कमीशन पाने वाले पहले भारतीय बैच के सैन्य अधिकारी थे। यहाँ के.एम. करियप्पा उनके बैचमेट हुआ करते थे। उन्होंने तीसरे एंग्लो अफगान वार में हिस्सा लिया और दूसरे विश्व युद्ध में बर्मा कैंपेन का भी उन्हें अनुभव था। ऑपरेशन पोलो में वायुसेना के अभियान के लिए एयर कमोडोर सुब्रतो मुखर्जी के नेतृत्व में पोलो एयर टास्क फोर्स का गठन किया गया। सुब्रतो मुखर्जी के नाना बंगाल के प्रेसिडेंसी कॉलेज के पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे। वो पहले भारतीय स्क्वाड्रन लीडर थे। उन्हें एक फाइटर पायलट के रूप में अफगान सीमा पर सूबा सरहद में अफरीदी और महसूद कबीलों के विरुद्ध अभियानों में भाग लेने का अनुभव था और बाद में उन्हें आज़ाद भारत का पहला भारतीय एयर चीफ मार्शल बनने का गौरव प्राप्त हुआ। हैदराबाद एक्शन में उनका काम हवाई क्षेत्र से दुश्मन के ठिकानों का पता लगाना और भारतीय थल सेना को क्लोज एयर सपोर्ट देना था। इसके लिए उनके पास पूना के एयरबेस पर टेम्पेस्ट लड़ाकू विमानों के 2 स्क्वाड्रन थे। दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह जी थे, जबकि लड़ाई के मैदान में सेना के नेतृत्व की जिम्मेदारी मेजर जनरल जे.एन. चौधरी को दी गई थी। इस सैनिक कार्रवाई को नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो। इस 2 तरफा हमले में मुख्य फौज को शोलापुर हैदराबाद मार्ग से 186 मील दूर हैदराबाद पहुंचना था, जबकि एक दूसरी फौज को बेजवाड़ा हैदराबाद मार्ग पर 160 मील दूर हैदराबाद आना था। ऑपरेशन के पहले ही दिन भारतीय सेना ने रियासती फौज के लेफ्टिनेंट टी.टी. मूर को पकड़ लिया था। लेफ्टिनेंट मूर को नाल दुर्ग और बाकी पुलों को विस्फोटकों से उड़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी ताकि भारतीय सेना की रफ्तार को कम किया जा सके। दरअसल पहले भारत की तरफ से जानबूझकर ये अफवाह फैलाई गई थी कि भारत की सेना 15 सितंबर को हमला करेगी, यानी हमला हैदराबाद की उम्मीद से 2 दिन पहले ही हो गया था। इससे भारतीय सेना को रोकने के निजाम के इरादों पर पानी फिर गया और लड़ाई लंबी चलने की संभावना समाप्त हो गई। भारत की इस 2.5 डिवीजन आर्मी के जवाब में निजाम की सेना कच्ची पक्की ट्रेनिंग वाली अनुशासनहीन सेना थी, जिसके पास युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। सच तो यह है कि निजाम ने आखिरी स्वतंत्र लड़ाई 1795 में, यानी करीब 150 साल पहले मराठों के खिलाफ लड़ी थी, जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा था। ये खरड़ा की लड़ाई थी। हैदराबाद की सुरक्षा पिछले 180 सालों से अंग्रेजी सेना ही करती आ रही थी। 1948 में हैदराबाद सेना को लड़ाई का कोई अनुभव नहीं था। इसके बहुत थोड़े सैनिकों ने ब्रिटेन की ओर से दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। इसके हथियार पुराने पड़ चुके थे
और मनोबल कमज़ोर था। फिर भी हैदराबाद की सेना में 30,000 सैनिक थे, साथ ही 35,000 पुलिस और अर्धसैनिक बल, 8,000 इर्रेगुलर फोर्स और बड़ी संख्या में रजाकार थे। रियासती फौज के पास 2 लाइट आर्मर्ड रेजिमेंट, 2 घुड़सवार रेजिमेंट, 6 इन्फेंट्री बटालियन और एक फील्ड बैटरी भी थी। इसके सिपह सालार के रूप में निजाम ने मेजर जनरल अली द्रूस को चुना था। निजाम की सेना का मुख्यालय हैदराबाद शहर के पास बरकस में था। रजाकारों की सही संख्या के बारे में मतभेद है। कासिम रजवी उनकी संख्या कभी 1.5 लाख बताता तो कभी 2 लाख। बाद में संसद में पेश व्हाइट पेपर में उनकी संख्या 70,000 से ज़्यादा बताई गई। इस तरह निजाम के पास लगभग 1.5 लाख सैनिकों की एक सेना थी। बाद में पता चला कि निजाम की वायुसेना कोरी अफवाह थी और उसकी आर्मर्ड कोर भी ज़्यादातर ऑफ रोड थी, यानी युद्ध की तैयारियों से अलग। फिर भी निजाम की सेना की संख्या की अफवाहों के चलते भारत सरकार ने त्रावणकोर, मद्रास, कोचीन और कुर्ग से रिजर्व फौज को भी तैयार रहने को कह दिया था।